All of you, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Sangeeta Mehta, and today I'm going to discuss the poem Elegy written in a country churchyard. We have already discussed this poem in previous three videos. पहले से ही 3 videos जो हैं I have already uploaded about this poem. Because this poem is a little bit lengthy, so I have divided it into four parts. In the first video we discussed about that Thomas Gray. uh, he is describing, he is just trying to create an atmosphere of the sadness. And fourth stanza के अंदर जो है he is finally talking about the persons who are dead, who are lying in their graves. And in the second part then we discussed about द सिंपल विलेजर्स. हमने सिंपल विलेजर्स की बात की. और जो थॉमस ग्रे है, स्पीकर ऑफ द पोएम जो है, ही इज़ रिक्वेस्टिंग टू द एम्बिशियस पर्सनस और द रिच पर्सनस नॉट टू मेक फन ऑफ दीज पुअर पीपल. And then we discussed about the theme that एवरीबडी वांट्स टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर हिज डेथ. हर कोई जो है अपनी डेथ के बाद, एवरीबडी वांट्स टू बी रिमेंबर्ड, हर कोई चाहता है कि उसकी डेथ के बाद उसे याद किया जाए. एंड यही इच्छा जो है, यही विश जो है उन विलेजर्स की है हु आर लाइंग बरीड अंडर देयर ग्रेव्स, जो चर्च यार्ड में, उस चर्च के अंदर जो कब्रिस्तान है उसके अंदर जो दबे हुए हैं. यही सेम इच्छा उन लोगों की भी है. और अभी जो पार्ट है इसके अंदर, जो स्पीकर है, ही इज़ ट्राइंग टू इमेजिन हिज ओन डेथ. वो अपनी खुद की डेथ को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है कि कोई यहाँ अभी आएगा जो मेरे बारे में बात करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन ही वॉज, वो कौन था, कहाँ से आया था. तो वो अपनी डेथ को अब जो है इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है. The stanza is on some fond breast the parting soul relies, some pious drops the closing eye requires. Even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wanted fires. Once again he is describing that everybody wants to be remembered after his death. Nobody wants to get forget. कोई भी नहीं चाहता कि उसकी डेथ के बाद जो है उसे भुला दिया जाए. तो इट इज़ हिज विश टू सी दैट व्हेन ही इज़ डाइंग, हर किसी की इच्छा होती है कि अगर कोई रो रहा है, अगर कोई मर रहा है, समवन इज़ गोइंग टू डाई, अगर कोई मरने को है तो समवन शुड बी देयर. कोई होना चाहिए टू शेड द टीयर्स इन हिज रिमेम्बरेंस. उसकी याद में कोई तो उसके पीछे जो है आंसू बहाने वाला होना चाहिए. हर किसी को ऐसा लगता है. इवन फ्रॉम देयर ग्रेव्स, उनकी कब्र से उनकी जो आत्मा है, देयर सोल इवन क्राइज, उनकी जो आत्मा है वो भी रोती है या चिल्लाती है और कहती है कि डोंट फॉरगेट अस. इवन इन देयर एशेज़, इवन जो उसके एशेज़ हैं, राख है, इवन उसकी जो ऐश है, इट हैज़ अ डिज़ायर, उसकी भी अपनी एक इच्छा है कि उसे भी जो है नोबडी शुड फॉरगेट हिम, उसको कोई भुलाए नहीं. तो सब लाइंस के अंदर जो है एक फ़िलासफ़िकल बात की गई है कि दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द लाइफ. ये फैक्ट है, कोई कहे या ना कहे. कहने को हम बोल देते हैं कि आई डोंट वांट टू बी रिमेंबर्ड माय डेथ, बट एवरीबडी हैज़ अ विश कि समबडी शुड बी देयर इन दिस वर्ल्ड, जिसके थ्रू उसका नाम जो है वो जीवित रहे. And the next paragraph is, for thee, who mindful of the unhonored dead, dost in these lines their artless tale relate. If chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate. अब यहाँ पर जो है पोइट सेज दैट माइंडफुल, फॉर दी हु माइंडफुल. माइंडफुल का मतलब है कि जैसे ध्यान में रखना, कि ही हैज़ केप्ट इन माइंड
these unhonored simple villagers. जो जहाँ भी वो जाता है स्पीकर को, स्पीकर जो है मतलब ही हैज़ इन हिज माइंड, उसके माइंड में ये रहता है, ही इज़ अवेयर अबाउट ऑल दीज अनऑनर्ड विलेजर्स, ही थिंक्स अबाउट दोज विलेजर्स हु हैड बीन बरीड अंडर द ग्रेव्स, जिनका कोई पहचान अब बाकी नहीं रही है। बहुत ज़्यादा मार्बल वाले उनके ग्रेव्स के ऊपर जो है मॉन्यूमेंट्स नहीं लगाए गए हैं। उनके बारे में कवि जो है, स्पीकर जो है वो सोचता है, आज भी सोचता है। एंड ही इज़ ट्राइंग टू रिलेट देयर टेल इन वेरी सिंपल वर्ड्स। वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर उनकी टेल को डिस्क्राइब कर रहा है, उनकी कहानी को डिस्क्राइब कर रहा है। एंड द पोइट ऑल्सो विशेज़ दैट, पोइट की खुद की भी एक इच्छा है कि ही शुड ऑल्सो बी रिमेंबर्ड आफ्टर हिज डेथ। उसकी खुद की भी एक इच्छा है कि उसको जो है उसकी डेथ के बाद जो है उसे याद किया जाए। एंड ही इमेजिन्स दैट, वो इमेजिन कर रहा है एक्चुअली, अपनी डेथ को इमेजिन कर रहा है कि व्हेन ही विल गेट डाई, जब वो मर जाएगा तो समवन विल कम ओवर हेयर, कोई यहाँ फिर से आएगा, एंड ही और शी मे इंक्वायर अबाउट हिम। हो सकता है कि उसके बारे में भी कोई इंक्वायरी करे आकर के, एंड ही विल परहैप्स कम टू दैट विलेज, कोई इस गांव में आए और शैल आस्क समवन अबाउट हिज फेट, कि मेरे बारे में पूछे कि व्हाट हैपन टू दैट पर्सन, उस पर्सन के साथ क्या हुआ, वो पर्सन कैसा था। सो ही आल्सो विशेज़ टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर हिज डेथ। जो स्पीकर है उसकी खुद की भी इच्छा है कि समवन शुड बी देयर, कोई तो होना चाहिए हु विल रिमेंबर हिम आफ्टर हिज डेथ, जो उसकी डेथ के बाद उसको जो है वो याद करे। तो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन हिज ओन डेथ। वो बार बार अपनी ही डेथ को इमेजिन कर रहा है अब। हालांकि ये जो पोएम है उसने अपनी फ्रेंड की याद में लिखी है, उसने अपनी फ्रेंड की याद में लिखी है, लेकिन अभी वो अपनी ही डेथ को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है। एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़, हैप्पीली सम हॉरी हेडेड स्वेन में से। हॉरी हेडेड का मतलब यहाँ पर है कि हु इज़ हैविंग ग्रे हेयर, जिसके सफ़ेद बाल होंगे। ऑफ्ट हैव वी सीन हिम एट द प्रीप ऑफ डॉन, ब्रशिंग विद हैस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन। हॉरी हेडेड का मतलब यहाँ पर ग्रे हेयर्स है, मतलब ही इज़ ट्राइंग टू इमेजिन कि उसकी डेथ के बाद जब कोई यहाँ पर पूछने आएगा, समवन विल इंक्वायर अबाउट हिज पर्सनालिटी, जब उसकी पर्सनालिटी के बारे में कोई आकर के पूछेगा, अबाउट हिज फेट, उसके साथ क्या हुआ, ये जानने की कोशिश करेगा, तो हु विल टेल दैट पर्सन, उसको कौन पर्सन बताएगा। वो कहता है कि हो सकता है कि कोई ओल्ड मैन विद वाइट हेयर मस्ट बी देयर, कोई ओल्ड मैन जो है जिसके सफ़ेद हो चुके होंगे बाल, ही मस्ट बी हेयर, वो यहाँ पर होगा। एंड ही विल टेल, वो बताएगा, ही में टेल दैट स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर को शायद बताए अबाउट द पोएट के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन ही वॉज एंड व्हाट हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ और वो क्या क्या उसका रूटीन जो है वो क्या क्या हुआ करता था। वो शायद उस स्ट्रेंजर को वो ओल्ड पर्सन बताएगा मेरी डेथ के बाद। तो ही विल टेल हिम, वो उसको बताएगा कि जो विलेजर्स हैं, जो सारे गांव के लोग हैं, दे यूज़ टू सी हिम व्हेन द पोएट यूज़ टू गो फॉर वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। जब पोएट अर्ली मॉर्निंग में जब वॉक के लिए जाया करता था तो विलेजर्स को दिखा करता था। विलेजर्स यूज़ टू नोटिस हिम, उसको नोटिस किया करते थे कि वो अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। एंड देन ही विल टेल दैट स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर को बताएगा कि दे सा हिम वॉकिंग विद हेस्टी स्टेप्स, बहुत जल्दी जल्दी कदमों के साथ जो है दे यूज़ टू सी हिम, दे यूज़ टू ऑब्जर्व हिम क्लाइंबिंग द हिल, कैसे वो पहाड़ी चढ़ जाता था तो ऐसे हम उसको देखा करते थे, वो इस तरह से पहाड़ी जो है वो चढ़ा करता था। तो ही वॉकड हेस्टली टू सी द सन राइजिंग, इवन सनराइज को देखने के लिए भी वो बड़े जल्दी जल्दी कदमों को उठा करके चला करता था। तो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन हिज ओन डेथ, उसकी अपनी डेथ को वो इमेजिन कर रहा है कि उसकी डेथ के बाद जब कोई पर्सन यहाँ पर आएगा तो इस तरह से कोई ओल्ड मैन यहाँ पर होगा जो घूम रहा होगा, वो स्ट्रेंजर को मेरे बारे में ये सारी बातें बताएगा।
And the next paragraph is there at the foot of yonder nodding beach that reads its own fantastic roots to so high, his listless length at noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles by. yonder का मतलब है वहाँ, और बीच बीच का मतलब BEECH है, ये नॉट BEACH, BEECH का मतलब यहाँ पर एक इट्स अ टाइप ऑफ ट्री, फंटेस्टिक जो है, मतलब एक अजीबोगरीब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर अजीबोगरीब है, कुछ वियर्ड सा है। नून टाइड का मतलब है दोपहर के टाइम, और बैबल का मतलब है कि कुछ ब्रूक जो है झरना होता है, और बैबल का मतलब है कि वो झरना बह रहा है, सम टाइप ऑफ साउंड इज़ देयर, कुछ आवाज़ करता हुआ, कलकल करता झरना जो है वो बह रहा है। तो ही इज़ जस्ट टेलिंग वंस अगेन, वो फिर से इमेजिन कर रहा है कि और क्या क्या डिस्क्रिप्शन जो है वो ओल्ड मैन मेरे बारे में उस स्ट्रेंजर को देगा, क्या क्या और बताएगा। तो वो कहता है कि एन ओल्ड मैन ऑफ द विलेज ही विल टेल द स्ट्रेंजर दैट द विलेजर्स ऑफन सा हिम लाइंग अंडर दैट बीच ट्री एट नून टाइम। वो उसको बताएगा कि किस तरीके से मैं दोपहर में उस बीच ट्री के अंडर जो है लेटा रहता था। तो एवरी इंफॉर्मेशन ही वुड गिव टू दैट स्ट्रेंजर, वो हर इंफॉर्मेशन मेरे बारे में उस स्ट्रेंजर को वो ओल्ड मैन देगा। ही वुड लाई देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बताएगा कि कैसे पोइट जो है, मतलब मैं कैसे बहुत टाइम तक वो लेटा रहता था। ही वुड कीप ग्लांसिंग एट द ब्रूक, कैसे मैं उस झरने की तरफ देखता रहता था, विच यूज़ टू क्रिएट अ नॉइस वाइल फ्लोइंग, बहते हुए कैसे वो झरना आवाज़ करता था। एंड आई यूज़ टू लुक एट दैट ब्रूक, मैं कैसे उस झरने को देखता रहता था। वो सारी बातें वो ओल्ड मैन जो है वो उस स्ट्रेंजर को बताएगा। And the next paragraph is hard by you would now smiling as in scorn, muttering his wayward fancies he would rove, now drooping woeful wan, like one forlorn or crazed with care or crossed in hopeless love. अगर हम वर्ड्स की तरफ ध्यान दें तो ओवरऑल जो टोन मिलती है हमें, इट्स अ वेरी सैड टोन, सैड टोन है। फिर से ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कि और क्या मेरे बारे में डिस्क्राइब करेगा वो ओल्ड मैन टू दैट स्ट्रेंजर। वो और चीज़ें इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है कि कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे करेगा उस स्ट्रेंजर को वो ओल्ड मैन। तो ही विल टेल हिम दैट ही ऑफन वॉकड इन द जंगल ऑल बाय हिमसेल्फ, हार्ड बाय योन वुड। वुड का मतलब यहाँ पर जंगल से है, कि ही विल टेल दैट स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर को बताएगा कि हाउ आई यूज़ टू वॉक इन दैट जंगल, हाउ आई यूज़ टू रोम अराउंड द जंगल, मैं किस तरीके से जंगल में चारों तरफ जो है वो घूमता रहता था। एंड ही विल टेल हिम, वो उसको बताएगा कि आई मीन्स वो पोइट के बारे में बताएगा कि हाउ ही यूज़ टू गेट लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, वो किस तरीके से अपनी ही थॉट्स में, अपनी फैंसीज में खो जाता था, इमेजिनेशंस में खो जाया करता था। एंड समटाइम्स ही यूज़ टू स्माइल, कई बार जो है वो स्माइल करता था, कई बार रोव, मतलब ही यूज़ टू शाउट समटाइम, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता भी था। एंड समटाइम्स ही सेट डाउन, कई बार वो बैठ जाता था फोरलोन, बिल्कुल अकेला। एंड ही यूज़ टू बी अ वेरी लोनली पर्सन, ऐसे लगता था मेरे बारे में वो ये पर्सन ये कहेगा कि ही यूज़ टू बी अ वेरी लोनली पर्सन, ऐसा लगता था कि वो अकेला है पर्सन। इट अपीयर दैट समटाइम्स ही वॉज ट्रबल्ड बाय वरीज, और वो बताएगा मेरे बारे में कि किस तरह से मैं कई बार अपनी वरीज से जो है परेशान हो जाता था। तो द लास्ट लाइन इज़ क्रोज्ड इन होपलेस लव, और वो मेरी एक ऐसी रिफ्लेक्शन भी देगा, मेरी ऐसी एक पिक्चर देगा कि
ऐसा लगता था कि ही हैड बीन रिसीव्ड इन लव बाय समवन, ऐसा उसको लगता था। और ऐसा सेम वो उसको बताएगा स्ट्रेंजर को कि मतलब जैसे मुझे जो है प्यार में किसी ने धोखा दिया हुआ, एंड आई डिड नॉट गेट बैक दैट लव, और मुझे वापसी में जो है वो प्यार नहीं मिला। तो इस टाइप की जो रिफ्लेक्शन है वो मेरी पर्सनालिटी के बारे में ही विल दैट स्ट्रेंजर विल गेट फ्रॉम दैट ओल्ड मैन विद ग्रे हेयर। इस तरह की जो मेरी पर्सनालिटी है वो रिफ़्लेक्ट होकर के आएगी। पोएट जो है वो अपने बारे में बात कर रहा है कि मेरे बारे में ऐसा कहा जाएगा। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, वन मोन आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल अलोंग द हर्थ एंड नियर हिज फेवर रायल ट्री, अनदर केम नोर येट बिसाइड द रिल नोर अप द लॉन नोर एट द वुड वॉज ही। अभी वो ओल्ड मैन जो है वो और भी बहुत सारी बातें वो मेरे बारे में कहेगा। वो क्या कहेगा कि ही विल टेल द स्ट्रेंजर दैट वन डे ही मिस्ड द पोएट। वो बताएगा कि किस तरीके से उसने मुझे एक दिन मिस किया। ही मिस द पोएट एंड ही डिड नॉट सीम हिम वॉन्डरिंग ऑन द हील एनीवेयर। वो बताएगा कि एक दिन ऐसा आया कि व्हेन ही कुड नॉट सी हिम एनीवेयर, ही वाज नॉट रोमिंग, ही वाज नॉट वॉन्डरिंग एनीवेयर, वो कहीं भी घूम नहीं रहा था। ही इमेजिन्स दैट समवन विल कम टू इंक्वायर अबाउट हिज डेथ। वो वही बार बार इमेजिन कर रहा है कि समवन विल कम ओवर हियर, कोई आएगा और उसकी डेथ के बारे में इंक्वायर करेगा, और जो ओल्ड मैन है वो ये सारी बातें मेरे बारे में इस तरह से बताएगा। और फिर वो बताएगा कि अनदर केम येट बिसाइड द रिल। रिल का मतलब होता है झरना। इवन द नेक्स्ट डे द पोएट वाज नॉट सीन एनीवेयर। फिर वो बताएगा कि पोएट जो है वो नेक्स्ट डे भी दिखाई नहीं दिया। ही वाज नॉट अराउंड द ब्रूक, इवन वो झरने के आसपास भी कहीं नहीं था। ही वाज नाइदर नियर द स्ट्रीम नॉर इन द लॉन, कहीं भी नहीं था, न जंगल में था। इन अदर वर्ड्स ही वुड गिव एन आइडिया टू दैट स्ट्रेंजर। वो स्ट्रेंजर को एक आइडिया देगा कि नाउ द पोएट वाज नो मोर, द पोएट हैड डाइड। यहाँ से वो ओल्ड मैन जो है वो उसको आइडिया देगा कि द पोएट हैड डाइड, कि पोएट जो है वो मर चुका था। सो इन दीज पैराग्राफ्स वो बार बार अपनी ही डेथ को इमेजिन कर रहा है कि क्या होगा उसकी डेथ के बाद, किस तरह की पर्सनालिटी जो है वो उस ओल्ड मैन के थ्रू उसकी रिफ्लेक्ट होगी, लोग उसके बारे में क्या जानेंगे। एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द नेक्स्ट विदार्ज इज ड्यू इन सैड एरे, स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी सा हिम बोर्न, approach and read, for thou canst read the lay graved on the stone beneath you, aged thorn. So he will tell the stranger that one day he saw the poet, that he had died. उसने देखा कि पोएट जो है वो मर चुका था। एंड ही सा हिम, अब वो अपनी ही जो प्रोसेशन है वो भी इमेजिन कर रहा है कि कैसे वो उसको ओल्ड मैन जो है वो एक स्ट्रेंजर को बताएगा कि कैसे मेरा प्रोसेशन जो है वो लेके जाया गया, मेरी अर्थी को कैसे लेके जाया गया, वो बताएगा। ही सा हिम बीइंग कैरिड टू द चर्च यार्ड। वो बताएगा कि एक दिन मैंने देखा कि उसकी अर्थी को जो है चर्च यार्ड में, चर्च के कब्रिस्तान में ले जाया गया। एंड ही वॉज बरीड देयर, उसको दफनाया गया। एंड ही विल पॉइंट आउट टूवर्ड्स दैट पोएट्स ग्रेव, और वो फिर पॉइंट आउट करेगा, फिंगर करेगा उसकी तरफ कि येस दिस इज़ द ग्रेव वेयर द पोएट हैड बरीड। वो पॉइंट आउट करेगा कि ये वो ग्रेव है जहाँ पोएट जो है वो दफनाया गया। एंड दिस पोएट इज़ और ये जो पोएट है क्योंकि ये बीच ट्री के अंडर भी बैठता था, तो वो बताएगा कि ये जो ग्रेव है ये एक दैट इज़ अंडर एन ओल्ड थॉर्न ट्री। उसकी जो ग्रेव है वो भी ट्री के अंडर बनाई गई है। एंड ही विल आस्क हिम टू मूव अहेड। वो स्ट्रेंजर को कहेगा कि गो अहेड, आगे जाओ, एंड रीड द एपिटैफ रिटन ऑन हिज ग्रेव। आगे जाओ और जो उसकी ग्रेव पर जो एपिग्राफ लिखे हैं, जो उसके बारे में लिखा है, गो अहेड एंड रीड इट, इसको पढ़ो आप। तो वो बार बार जो है मतलब अपनी डेथ को भी उसने इमेजिन
इमेजिन कर लिया. ही हैज़ ऑल्सो इमेजिन्ड द प्रोसेशन, हिज ओन प्रोसेशन, उसने अपना प्रोसेशन भी इमेजिन कर लिया है. और उसकी डेथ के बाद उसकी ग्रेव के ऊपर जो एपिटैफ होगा, जो लास्ट वर्ड्स लिखे होंगे, वो भी क्या लिखे होंगे, वो भी वो खुद उस चीज़ को इमेजिन कर रहा है. उसने अपनी पोएम के अंदर खुद के लिए ही अपने लास्ट रिटन वर्ड्स जो हैं एक तरह से लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं. तो एपिटैफ क्या है? एपिटैफ इज़ 3 पैराग्राफ्स में है ये. हियर रेस्ट his head upon the lap of earth, a youth to fortune and to fame unknown. Fair science frowned not on his humble birth, and melancholy marked him for her own. यहाँ पर फिर वो अपना एपिटैफ जो है वो इमेजिन कर रहा है कि उसके एपिटैफ के ऊपर जो है क्या लिखा होगा. तो इट विल डिक्लेयर दैट ही वॉज अ सिंपल मैन. ये डिक्लेयर करेगा कि वो एक बहुत ही सिंपल मैन था, हु इज़ लाइंग इन दिस ग्रेव, जो ग्रेव के अंदर पड़ा है. ही हैज़ लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, सिंपल रस्टिक लाइफ इसने जी है. ही वॉज अ मैन हु हैड नाइदर वेल्थ नोर ही वॉज हैविंग फेम. ना तो उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, ना ही वो बहुत ज़्यादा फेमस था. ही वॉज नॉट अ फेमस स्कॉलर, ना ही वो कोई फेमस स्कॉलर रहा, ना ही वो कोई फेमस साइंटिस्ट था. His birth was very humble, and the poet just wants to say that his life was sad, and उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सैड थी. वो इस तरह के कुछ वर्ड्स जो हैं वो उसके एपिटैफ पर लिखे होंगे, वो ऐसा इमेजिन कर रहा है. एंड देन the second paragraph of epitaph is large was his bounty. Bounty का मतलब है दयालुता. His soul sincere, heaven did recompensate as largely sent. Recompensate का मतलब है कि एक हर्जाना उसको दिया गया. वो ये बोल रहा है कि मतलब it will be written on the epitaph that he was a very simple and kind hearted person. वो बहुत सिंपल पर्सन था, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन था. एंड लेकिन ही वॉज पुअर टू, वो बहुत गरीब भी था, लेकिन उसकी पावर्टी को रिकम्पनसेट किया गया, उसकी कंपनसेशन दिया गया उसकी पावर्टी के लिए उसको, कि गॉड ने उसकी जो सोल है, ही हैज़ मेड हिज सोल वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट. पावर्टी नो डाउट की पावर्टी थी, पुअर था, लेकिन भगवान ने उसको उसकी पावर्टी को कंपनसेट कर दिया था टू मेक हिज सोल प्योर, उसकी सोल को प्योर बना करके. ही सफ़र्ड ऑल हिज लाइफ. इस पर्सन ने जो है बहुत ज़्यादा सफ़र किया अपनी लाइफ के अंदर. बट हेवन डिड हिम अ फेवर. लेकिन थ्रू आउट हिज लाइफ ही सफ़र्ड नो डाउट, बट हेवन ने जो है उसको एक फेवर किया, भगवान ने उसको एक फेवर किया कि ही गेव हिम अ वेरी गुड फ्रेंड. उसको एक बहुत अच्छा जो है फ्रेंड मिला. तो वो अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहा है कि इस तरीके से जो है उसकी लाइफ, उसकी डेथ के बाद जो है वो इस तरीके से उसकी लाइफ होगी. ये एपिटैफ जो है वो उसकी ग्रेवयार्ड के ऊपर उसकी लिखा होगा. हालांकि उसने ये जो पोएम लिखी है वो अपने फ्रेंड की याद में लिखी, हु वाज वेरी क्लोज फ्रेंड. और हमने पहली पोएम के अंदर भी डिस्क्राइब किया कि ही वॉज़ वेरी क्लोज टू पोइट रिचर्ड वेस्ट. रिचर्ड वेस्ट के बहुत क्लोज था, तो उसी की याद में लिखी है. लेकिन उसको याद करते करते जो है वो खुद की डेथ को इमेजिन करने लगा है. एंड द लास्ट पैराग्राफ इज़ नो फार्दर सीक हिज मैरिट्स टू डिस्क्लोज और ड्रॉ हिज फ्रेल्टीज फ्रॉम their dread abode. There they like in trembling hope repose the bosom of his father and his God. अब लास्ट लाइंस के अंदर जो है वो ये कहना चाह रहा है कि जो एपिटैफ है, एपिटैफ विल आस्क द अदर्स. एपिटैफ में कुछ ऐसी लाइंस लिखी होंगी जो दूसरों को ये कहेगी कि नॉट टू सीक एनी मोर मैरिट्स अबाउट हिम, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट एनी मोर क्वालिटीज़ अबाउट हिम. कि वो जो पर्सन इस ग्रेवयार्ड के अंदर है, जो इस ग्रेव के अंदर, इस कब्र के अंदर जो इंसान पड़ा हुआ है, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट मोर क्वालिटीज़ अबाउट हिम. अब बस करो, इट्स इनफ नाउ. डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स एंड डोंट ट्राई टू फाइंड आउट मोर क्वालिटीज़ अबाउट हिम. अब उसके बारे में जो है जानना
बस करो एंड जस्ट लीव हिम अलोन। अब उसको अकेला छोड़ दो एंड बिकॉज नाउ ही हैज़ यूनाइटेड विद हिज फादर। अब उसका जो है मिलन हो चुका है अपने फादर के साथ। फादर का मतलब यहाँ पर गॉड से है कि फाइनली ही हैज़ यूनाइटेड विद हिज फादर दैट इज़ गॉड। सो लीव हिम, अब उसको छोड़ दो। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट एनी फॉल्ट्स, कोई ऐसे उसके अंदर कमियां या उसकी क्वालिटीज़ को ढूंढने की कोशिश जो है वो ना करें। तो पूरी पोएम के अंदर जो है वो बार बार दिस पोएम हैज़ बीन रिटन इन मेमोरी ऑफ हिज हिज बेस्ट फ्रेंड। उसका जो बेस्ट फ्रेंड था रिचर्ड वेस्ट, उसकी डेथ के बाद उसने उसकी याद में ये पोएम लिखी है। और आई होप जो गोट एन आइडिया फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन से आपको आइडिया हो गया इस पोएम के बारे में एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर यू विल बी एबल टू सॉल्व। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें सिमिलीज़ हैं, मेटाफर्स हैं, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है क्योंकि अ नंबर ऑफ मेटाफर्स हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएम। इस पोएम के अंदर बहुत सारे मेटाफर्स भी जो है वो यूज़ हुए हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट, आप इसे पढ़ें। आई होप यू विल रियली एन्जॉय इट। आपने इसे एन्जॉय करेंगे और एन्जॉय किया भी होगा। व्हेन यू विल गो थ्रू इट योरसेल्फ, जब आप खुद से पढ़ेंगे तो यू विल एन्जॉय इट मोर, आप इसे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।